पर कॉल करके अपने आप को रजिस्टर कीजिए, पंजीकृत कीजिए। यह है एक सुनहरा मौका अपने राज्य के लुप्त होते हुए एक फोक संगीत, फोक म्यूजिक को हर भारतीय तक पहुंचाने का, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। प्रधानमंत्री ने की तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में पूजा अर्चना। 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए की प्रार्थना। तेलंगाना में चुनाव प्रचार चरम पर। पीएम ने हैदराबाद में रोड शो के साथ ही महबूबनगर और करीमनगर में चुनावी रैली को किया संबोधित। कांग्रेस और केसीआर पर राज्य को बर्बाद करने का लगाया आरोप। मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी समेत केसीआर और ओवैसी ने चुनाव प्रचार में जुटे। तेलंगाना की बीआरएस सरकार को बड़ा झटका। चुनाव आयोग ने रायथू बंधु योजना चालू रखने की इजाजत ली वापस। सिलकेयारा सुरंग में अब तक 36 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग हुई, 50 मीटर अभी भी बाकी। एनडीएमए ने कहा हल्की बारिश का रेस्क्यू ऑपरेशन पर नहीं पड़ेगा कोई असर। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों ने की बचाव कार्यों की समीक्षा। और कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। देव दीपावली पर लाखों दीपों से रोशन हुए काशी के घाट। गुरु नानक देव जी के प्रकाशोत्सव पर सजे देश और दुनिया के गुरुद्वारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन किए और वैदिक विधि और परंपरागत रूप से पूजा अर्चना की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर बताया कि तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में 140 करोड़ भारतीयों के अच्छे स्वास्थ्य, कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। विश्वविख्यात तिरुपति बालाजी मंदिर सनातन से संस्कृति का अत्यंत श्रद्धा का केंद्र है। सोमवार सुबह जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुमला स्थित भगवान वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे तो महाद्वारम पर मंदिर प्रशासन और अर्चकों ने प्रधानमंत्री का परंपरागत रूप से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने धर्म स्तंभ पर शीश झुकाया और गर्भगृह स्थित आनंद निलयम पहुंचे, जहां मंदिर के अर्चकों ने वैदिक विधि और परंपरागत रूप से पूजा अर्चना संपन्न कराई। गर्भगृह में पूजा कर प्रधानमंत्री रंग मंडपम पहुंचे, जहां मंदिर प्रशासन ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। मंदिर प्रशासन ने प्रधानमंत्री को भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा स्मृति चिन्ह भेंट किया। प्रधानमंत्री की यात्रा से यहां आए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। तिरुपति को आके वो बालाजी का दर्शन कर लिए, हमारे को भी मोदी का दर्शन हो गया और बालाजी का भी दर्शन हो गया। अच्छा लग रहा, बहुत खुश लग रहा। और तो मोदी साहब है, अपना पीएम है ना, वो तो हिंदू लोगों का, भारत माता का वो तो भगवान है। वो और भगवान है, भगवान का दर्शन करने का, इसलिए तो हम लोग बहुत खुशी है। तेलंगाना वाला, आंध्रा वाला, भारत वाला पूरा। नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम भी मोदी जी आना पड़ेगा इधर दर्शन के लिए। साल 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार तिरुमला तिरुपति देव स्थानम पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2015, जनवरी 2017 और जून 2019 में भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए तिरुमला आए थे। भगवान श्रीमद नारायण के इस धाम में आकर दरिद्र नारायण की सेवा का भाव, अंत्योदय का भाव, राष्ट्र निर्माण का भाव, राष्ट्र सेवा का भाव
शोषित, वंचित और पीड़ितों के कल्याण का भाव और प्रगाढ़ होता है। कैमरा पर्सन YK लोकनाथ के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज, तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम। और आइए अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी खबरें। तेलंगाना में 30 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए आपको बता दें 30 नवंबर को मतदान होगा और तेलंगाना में BRS, भाजपा और कांग्रेस ने चुनाव के आखिरी पड़ाव में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में एक बड़ा रोड शो किया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री के प्रशंसक मौजूद रहे। पीएम मोदी ने अपने प्रशंसकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर वोटरों को साधने में लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के महबूबाबाद में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस KCR सरकार पर तेलंगाना को बर्बाद करने के आरोप लगाए। इसके अलावा पीएम मोदी ने दावा किया कि तेलंगाना में पहली बार भाजपा सरकार बनने जा रही है। तेलंगाना को बर्बाद किया है तो वो कांग्रेस और KCR दोनों ही उतने ही पापी है। इसलिए तेलंगाना के लोग एक बीमारी को हटाकर दूसरी बीमारी को प्रवेश नहीं दे सकते। ये बात मैंने आज तेलंगाना में हर जगह पे देखी है। तेलंगाना का विश्वास बीजेपी पर है। तेलंगाना का अगला CM बीजेपी का ही होगा, ये आपने पक्का कर लिया है। महबूबाबाद के बाद प्रधानमंत्री ने करीमनगर में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने वहां KCR के भ्रष्टाचार और कांग्रेस के परिवारवाद का मुद्दा जनता के सामने रखा। उन्होंने कहा कि अगर विकास और सामाजिक न्याय के लिए वोट देना है तो सिर्फ भाजपा ही उस पर खरी उतरती है। प्रधानमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को याद कर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। इस मिट्टी ने देश को PV नरसिम्हा राव जी के रूप में एक प्रधानमंत्री दिए, लेकिन कांग्रेस के शाही परिवार उनको पसंद नहीं आया और उनका कदम कदम पर अपमान किया। यही नहीं, राव साहब के निधन के बाद भी सरेआम कांग्रेस के शाही परिवार ने नरसिम्हा राव जी का अपमान करने का एक भी मौका जाने नहीं दिया। ये परिवारवादी सिर्फ और सिर्फ अपने ही बच्चों की सोचते हैं, आपके बच्चों की उनको चिंता नहीं है। और प्रधानमंत्री ने KCR पर कटाक्ष करते हुए उन्हें अंधविश्वासी और फार्म हाउस मुख्यमंत्री करार दिया। उन्होंने जनता से अपील की कि अगर भ्रष्टाचार और लूट से मुक्ति पानी है तो भाजपा सरकार का गठन करना ही होगा। क्या आप लोगों ने तेलंगाना इसलिए बनाया था कि KCR अपने नाते रिश्तेदारों को भ्रष्टाचार की खुली छूट दे सके? KCR ने बोला था, क्या क्या बातें की थी? KCR ने बोला था आपको देंगे निल्लो, निधुलो, नियामकालो, पर आपको दिया क्या? उसने क्या दिया? कन्नीलो, मोसालो, निरुद्योगुलो। और केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने तेलंगाना के मंचेरियल में आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और KCR के बीच में मैच फिक्सिंग हुई है। अगर कांग्रेस को वोट दिया तो वो KCR को यहां का मुख्यमंत्री बनाएंगे और KCR राहुल गांधी को दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाएंगे।
तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि बीआरएस नेता केटी रामाराव के पिता खुद हारने वाले हैं। उन्होंने कहा कि पहले केटीआर को अपने पिता के बारे में सोचना चाहिए। 3 तारीख के बाद उनका परिवार सत्ता छोड़कर फार्म हाउस में जाने वाला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के सत्ता में आने पर हैदराबाद का नाम बदला जाएगा। हमारा मुख्यमंत्री योगी जी और हेमंत बिश्वास जी पहले ही बता चुके हैं, हम सत्ता में आए तो हैदराबाद का नाम बदल देंगे। ये पुराना नाम है भाग्यनगर, ये पुराना नाम हम निजाम के जमाने में बदले थे। हम बताना चाहता हूं, हम हैदराबाद का नाम भी भाग्यनगर के नाम पर हमारा सत्ता में आने का तो हम बदलाव करेंगे। और तेलंगाना सरकार की रायथू बंधु योजना को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने रायथू बंधु योजना के तहत वित्तीय सहायता वितरित करने के लिए तेलंगाना सरकार को दी गई अनुमति वापस ले ली है। दरअसल राज्य सरकार के मंत्री टी हरीश राव ने एक चुनावी रैली के दौरान इस योजना के तहत किए जा रहे खर्चे का जिक्र किया था, जिसके बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि चुनाव कैंपेन में इस योजना का इस्तेमाल ना करने दिया जाए। अब ताज़ा खबर यही है कि चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार को रायथू बंधु योजना के तहत किसानों को वित्तीय सहायता देने की अनुमति वापस ले ली है। इससे पहले आयोग ने तेलंगाना सरकार को 28 नवंबर से पहले योजना के तहत वित्तीय सहायता वितरित करने की इजाजत दी थी। इस योजना के तहत सहायता अक्टूबर और नवंबर माह में वितरित की जाती है। चुनाव आयोग के नए फैसले से भारत राष्ट्र समिति की चुनावी लाभ लेने की योजना को झटका माना जा सकता है। और इन सबके बीच भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता ने कहा है कि कांग्रेस ने चुनाव आयोग जाकर रायथू बंधु योजना के खिलाफ शिकायत दर्ज की और ये उनका किसान विरोधी चेहरा दिखाता है। के कविता ने तेलंगाना की जनता से अपने वोट के जरिए कांग्रेस को करारा जवाब देने की अपील की। रायथू बंधु योजना को रोके जाने के कांग्रेस नेताओं के बयान की एआईएमआईएम प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति दर्ज कराई है। उन्होंने कहा है कि ये पहले से चल रही योजना है। अचानक कांग्रेस पार्टी को ये बोलना कि इस योजना को रोक देना चाहिए, इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाहती। कांग्रेस पार्टी ने इस पर ऑब्जेक्शन दिखाया। ये तो ऑनगोइंग स्कीम है, बरसों से चल रहा है, तो इस ऑनगोइंग स्कीम में कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्या है भाई? अगर कोई नई स्कीम होती है तो हम समझ सकते थे। ये तो नई स्कीम नहीं है जो कल शुरू की गई या इस चुनाव से पहले शुरू की, तो बरसों से केसीआर इसको कर रहे हैं और उनकी सरकार ये दे रही है। तो अचानक कांग्रेस पार्टी का ये बोलना कि इसको नहीं दिया जाना चाहिए, इससे साफ जाहिर होता है कि वो किसानों को फायदा नहीं पहुंचाना चाह रहे हैं। अरे भाई, अगर दे रहे हैं कि उसमें गलत बात क्या है? क्या होने वाला है? क्या किसानों को फायदा ही तो होगा ना। आप उसको रुका दिए हैं, इसका गलत मैसेज जा रहा है पूरे तेलंगाना में कि कांग्रेस पार्टी ने ये आपकी रायतू बंधु को रुका दिया है। भाजपा के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज चुनाव आयोग से तेलंगाना के चुनावी घटनाक्रम के संबंध में मिला। भाजपा ने कहा कि कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। कांग्रेस ने अपने चुनाव प्रचार के अंतिम दिनों में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में जो करप्ट प्रैक्टिसेस कही जाती है उसको पूरी तरीके से उल्लंघन करना और करप्ट प्रैक्टिसेस का प्रयोग करना, इस प्रकार का प्रदर्शन किया जो पूरी तरीके से निंदनीय है पर कानूनी एक्शन के लायक भी है। और वहीं भाजपा ने तेलंगाना कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी और कर्नाटक सरकार दोनों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह कांग्रेस के द्वारा निरंतर चुनावों में मूल्यों का अवमूल्यन या मर्यादाओं के ध्वस्त करने का एक और प्रमाण है। इसलिए इस विषय के लिए कांग्रेस पार्टी और कर्नाटक सरकार दोनों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दिल्ली जल बोर्ड के ठेकों में अनियमितता सामने आने के बाद भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने उन्हें कट्टर बेईमान बताते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की गारंटी है कि अगर कोई सरकारी काम आएगा तो उसमें भ्रष्टाचार शामिल होगा। भ्रष्टाचार का कोई पर्याय है
बेईमानी और घोटाले के लिए कोई जाना जाएगा, लूट खसोट का कोई एक्सपर्ट और कमीशन खोरी में माहिर कोई है, तो वो केवल और केवल कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल। किसी विभाग में कोई सरकारी काम होगा तो दौड़ा दौड़ा एक राजनीतिक व्यक्ति कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल आएगा और कहेगा मेरी कमीशन का क्या, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा। भाजपा प्रवक्ता ने दिल्ली सरकार के घोटाले गिनाते हुए बताया कि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उपराज्यपाल को अरविंद केजरीवाल सरकार के घोटाले को लेकर पत्र लिखा है। चिंताजनक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के लिए बस लानी थी, घोटाला हो गया अरविंद केजरीवाल। बच्चों को क्लासरूम देने थे, टॉयलेट्स को क्लासरूम बताते हैं, क्लासरूम घोटाला कर डालते हैं। जो अपने परिवार की कसम लेके कहते हैं कि मैं बड़ा बंगला सरकारी नहीं लूंगा, शीश महल घोटाला कर देते हैं। और आज दिल्ली जल बोर्ड घोटाला हो गया। तो अरविंद केजरीवाल जी, यहां पे भी जो खबर आई है और हमारे दिल्ली इकाई के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने एलजी साहब को एक बड़ी विस्तार में चिट्ठी लिख के सारे बिंदुओं को रखा है। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए, और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करे शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता, घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं, आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक मानहानि केस में राहुल गांधी के खिलाफ आज यूपी की सुल्तानपुर MP MLA कोर्ट ने राहुल गांधी को अदालत में तलब किया है। 5 वर्ष पुराने एक मामले में अदालत ने राहुल गांधी को भादवी की धारा 500 के तहत अदालत में तलब किया है। राहुल गांधी ने 8 मई 2018 को एक प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष के बयान से आहत होकर विजय मिश्रा ने मानहानि का दावा किया था। उसी मामले में MP MLA कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट योगेश यादव की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अगले 16 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश जारी किया है। श्री राहुल गांधी जी ने बंगलौर में एक प्रेस वार्ता के समक्ष ये बात बताई थी कि अमित शाह के ऊपर एक आरोप लगाया था कि वो हत्यारे हैं। बहुत सारे आरोप लगाए और ये आरोप को जब मैंने सुना
तो मुझे काफ़ी तकलीफ हुई। मैंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एक परिवाद दायर किया और ये लगभग 5 वर्षों तक चला और आज उसमें माननीय न्यायालय द्वारा फैसला आया है। जो फैसला आया है वो आप सबके समक्ष जानकारी आपको ही है कि श्री राहुल गांधी जी उसमें तलब हुए हैं। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज हो गया है। जानकारी के मुताबिक कई विकल्पों पर काम जारी है। वहीं वर्टिकल ड्रिलिंग भी 36 मीटर तक पूरी हो गई है। हमारा जो वर्टिकल बोरिंग भी काम चल रहा है, जो SJVNL कर रहा है, वो हमारा अभी 36 मीटर हो चुका है। जहां तक कि हॉरिजॉन्टल बोरिंग की बात हुई, मैं बस 1-2 चीज इतना ही ऐड करूंगा। ये उम्मीद है कि 1.9 मतलब और अनदर 1 मीटर हम जल्द से जल्द जाएं, लेकिन उसके अगला जो 6 मीटर आएगा वो हमारे लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। अब ये सब अंदाज की बात है, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं कि शायद वहां भी गर्डर, वहां भी 4 पोल्स, पाइप्स, मेटल के हो सकते हैं आइटम। अभी भी जो कट हुआ कि पुश तो हो जाता है जल्दी से, लेकिन जो हमने क्लीन किया मग जो आए उसमें कंक्रीट के ब्लॉक्स आए और वो सब काटने में थोड़ा समय लगा। तो 6 मीटर जो अगला है अनदर 1 मीटर करने के बाद वो थोड़ा सा हमारे लिए चुनौती भरा होगा। और वहीं उत्तराखंड के सचिव नीरज खैरवाल ने बताया कि श्रमिकों को बचाने के पूरे प्रयास जारी हैं। मौजूदा रुकावट को दूर करने में विशेषज्ञ जुटे हुए हैं। आने वाले अवरोधों को अब अनुभव के आधार पर दूर कर लिया जाएगा। पॉजिटिव न्यूज के तौर पे आप लोगों को देना चाहेंगे कि जो हमारा ओगर का पार्ट फंसा हुआ था उसको निकालने के बाद में जो 1.9 मीटर काटा था उसके अंदर 3 किश्तों में सबसे पहले 220 mm पुश किया गया तो वो हो गया। वो जो सबसे बड़ा क्रिटिकल पार्ट था कि कहीं लगभग 2.5 दिन से ज्यादा हो गया है, जो पाइप है उसको कहीं शेप लेकर के थोड़ा सा जिसको कहते हैं सेटिंग ना हो गया हो और आगे पुश ना हो पाए, जिसके लिए चिंता थी कि हमें और अल्टरनेट पे जाना पड़ सकता है। तो अभी संभवतः नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद 500 mm पुश किया गया। मतलब जैसे आप पूछ भी रहे थे कि भाई जो रेट माइनस टेक्निक क्या होती है, मतलब जो भी है दे नॉट रेट माइनस बट रेट माइनस टेक्निक बोली जाती है कि वो क्लियर करते हैं। उन्होंने पार्ट क्लियर किया, क्लियर करके फिर पुश किया। तो जैसे पहले गो में 220 mm पुश किया गया, यानी आप समझ सकते हैं 0.22 मीटर। फिर सेकंड गो के अंदर जो क्लियर किया उन्होंने क्लियर करके 500 mm पुश हुआ, यानी 0.5 मीटर। उसके बाद थर्ड गो के अंदर फिर जैसे उन्होंने थोड़ा सा क्लियर किया तो 200 mm मतलब 0.2 मीटर फिर पुश हो पाया। लेट्स होप कि जितनी जल्दी हो सके उतनी कम कठिनाइयां हैं और हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी इसको कर पाए। और आपको बता दें कि इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना दौरे के दौरान हैदराबाद के अमीरपेट गुरुद्वारा पहुंचे हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। आपको बता दें काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा है तेलंगाना का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमाम कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए गए, उससे जुड़ी हुई तस्वीर हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो ऐसे में बताते हैं आपको कि काफी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा, तमाम बड़ी बातें आज के इस दौरे से निकल कर आई हैं, क्योंकि तमाम हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह से लेकर अभी तक जिस तरह से उनका जो कार्यक्रम रहा है वो काफी टाइट शेड्यूल रहा है और उसमें उन्होंने रोड शो भी किया जहां पर धुआंधार वहां पर भीड़ देखने को मिली और धुआंधार भी प्रचार किया गया। तो साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि तेलंगाना का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अब की बार भाजपा सरकार की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और लगातार जैसा कि हम जान रहे हैं विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा है, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि अब प्रधानमंत्री, बस आप ये तस्वीरें देखिए और अमीरपेट गुरुद्वारे की ये तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और वहां पर उन्होंने मत्था टेका। ऐसे में आपको बता दें क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो दौरा तो होता ही है, साथ ही साथ उस दौरे के कई मायने भी निकलकर सामने आते हैं और उन्हीं में से आज का दिन क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है और गुरु नानक देव की जयंती भी है आज। तो ऐसे में गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो यहाँ पर उन्होंने मत्था टेका और देव दीपावली की भी आज लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह शुभकामनाएं दी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन भी है और उसी के साथ प्रधानमंत्री का ये दौरा भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए किस तरह से वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने मत्था टेका और
गुरु नानक देव की क्योंकि आज जयंती भी है तो काफ़ी खास दिन है आज, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भक्तिभाव के साथ यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर ये प्रार्थना भी की। हम सभी जानते हैं कि जैसे कि करतारपुर साहब अपने स्थान पर बैठे संतों के दर्शनों के करने के लिए गुजारा साहब मोदी साहब जी ने कि हम सभी जानते हैं कि जैसे कि करतारपुर साहब तीर्थ किंग तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचे तो श्रद्धा, भक्ति और दैवीय उपासना की भारतीय परंपरा को जिस तरह से उजागर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर दर्शन किए। और आप देख सकते हैं कि जब वो यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने यहाँ पर मत्था भी टेका। और उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं गुरु नानक देव की आज जयंती भी है, तो ऐसे में गुरुद्वारा जब यहाँ पर पहुँचे गुरुद्वारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्होंने मत्था टेका। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, सुबह से ही तमाम कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की और उसके बाद ये तस्वीरें भी निकल कर सामने आ रही हैं जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बेहद महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब भी कहीं जाते हैं तो भक्ति भाव में भी वो लीन नज़र आते हैं और उसी की इस कड़ी में आप देख सकते हैं कि जब वो यहाँ पर पहुँचे गुरुद्वारे में किस तरह से उनका स्वागत किया गया और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर मत्था भी टेका। तो काफ़ी कुछ कहती हैं ये तस्वीरें और साफ तौर पर इन तस्वीरों के कई सारे मायने भी हैं क्योंकि आज गुरु नानक देव की जयंती है और काफ़ी पवित्र दिन है आज। और इस पवित्र दिन को खास बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गुरुद्वारे में पहुँचे और उन्होंने मत्था टेका। साथ ही तमाम देशवासियों तक भी आज उन्होंने सुबह ही सबसे पहले ट्वीट करके अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए सबको शुभकामनाएं दी थी, पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दी थी क्योंकि आज देव दीपावली का भी पर्व मनाया जा रहा है। तो ऐसे में आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस क्षण के गवाह हम सब बन रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों के ज़रिए देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे तो किस तरह से उन्होंने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ यहाँ पर मत्था टेका और गुरु नानक देव जी को याद किया। तो ये तस्वीरें जो हम लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। अपने स्थान पर बैठे संतों के दर्शनों के करने के लिए गुजारा साहब तो श्रद्धा, भक्ति और दैवीय उपासना की भारतीय परंपरा से प्रकाशित पावन पर्व कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली की भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको शुभकामनाएं दी। और साथ ही ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद यहाँ पर जब वो इस गुरुद्वारे में पहुँचे तो उसके बाद उन्होंने मत्था भी टेका और उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है। प्रधानमंत्री जब कभी भी जाते हैं तो भक्ति भाव में और पूरे श्रद्धा भक्ति के साथ वहाँ पर नमन करते हैं और उसी की वानगी ये तस्वीरें हैं जो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। ये क्षण बहुत कुछ कहता है क्योंकि साफ तौर पर प्रधानमंत्री का ये दौरा कई मायनों में बहुत खास है। और ऐसे में आज गुरु नानक देव जी की जयंती के इस अवसर पर प्रधानमंत्री यहाँ पर गुरुद्वारे में पहुँचे और उन्होंने मत्था टेका।
और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।